पंजाब टुडे देख रहे दर्शकों का स्वागत है हमारे एक्सक्लूसिव प्रोग्राम सेहत टुडे में। हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर ज्योति गुप्ता, पेडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट। वेलकम मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहले आप हमें बताइए कि ये फिजियोथेरेपिस्ट और ये पेडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट कोई ब्रांच है, स्पेशलिटी क्या है, व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट? मैम, फिजियोथेरेपी इज़ अ जनरल टर्म जो कि सारे जो फिजियोथेरेपी प्रोफेशनल्स हैं उनको एक कैटेगराइजेशन देती है। उसी तरह से इसमें जब हम फर्दर आगे बढ़ेंगे तो इसमें सुपर स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस आ जाती है। तो मोस्टली यहाँ पे जो देखा जाए पंजाब में, नॉर्थ रीजन में हमारे पास 3 स्पेशलिटी ज़्यादा है: न्यूरो फिजियोथेरेपी, ऑर्थोपेडिक्स एंड यू कैन से दिस कार्डियोपल्मोनरी. Pediatric is a very emerging branch. This is exclusively deal with the pediatric population. ये बच्चों की फिजियोथेरेपी को डील करती है कि बच्चों जैसे हम MD मेडिसिन में जाते हैं कि भाई पीडियाट्रिक डॉक्टर के पास कि ये बच्चों के डॉक्टर हैं, तो वैसे ही फिजियोथेरेपी में बच्चों की फिजियोथेरेपी के लिए अगर आप एक्सक्लूसिव जाना चाहते हो तो आप उसके लिए है पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट। ये काफ़ी डिफरेंट है कंपेयर टू द जनरलाइज्ड फिजियोथेरेपी। सो इस ब्रांच में बच्चों के कौन से इश्यूज कवर होते हैं? मैम, आपको बता दें कि जो पहले का टाइम था और जो आज का सिनेरियो है, ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंजेस एंड द जेनेटिक म्यूटेशंस, आजकल बच्चों में बहुत तरह की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। उसमें सबसे पहला जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम देखने को आ रही है वो है डिलेड माइलस्टोन्स। डिलेड माइलस्टोन्स का मतलब होता है कि जो कोई भी बच्चा है वो उसकी एक नॉर्मल डेवलपमेंट होती है कि 3 महीने में जैसे बच्चे ने प्रॉपर गर्दन उठा लिया, वो प्रॉपर देख रहा है, स्माइल कर रहा है, उसके बाद 6 महीने 7 महीने तक बच्चे में बैठना आना चाहिए। उसके बाद अगर हम चलेंगे तो क्राउलिंग, जो 4 उसके ऊपर बच्चे चलते हैं तो वो 8 मंथ्स 9 मंथ्स तक होना चाहिए। तो आजकल बहुत सारे बच्चों में ये जो माइलस्टोन्स है ये काफ़ी डिलेड हो रही है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट आपको मैं बताऊं तो आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कोई इंजरी मदर को हुई है या एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन हैज़ हैपन टू द मदर, या फिर ड्यूरिंग डिलीवरी अगर बच्चे को कोई ऑक्सीजन सप्लाई की कमी हो गई है या एनी काइंड ऑफ ब्रेन इंजरी हैपन ड्यूरिंग डिलीवरी, उसके बाद हम बात करें कि पोस्ट डिलीवरी जब बेबी हो गया है उसके बाद भी अगर कोई जॉन्डिस हो गया या किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया और अगर वो क्योर प्रॉपर टाइम पे नहीं हुआ तो दैट could lead to the delayed milestone. एक्चुअली एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है, इसमें बहुत फैक्टर्स आते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट आ जाएगा, इमोशनल वेलबींग आ जाएगा, उसका कॉग्निटिव बिहेवियर आ जाएगा, बच्चे का हर एक एस्पेक्ट, ना कि सिर्फ एक फिजिकल, इमोशनल भी कितनी डेवलपमेंट हो रही है। बच्चा अपनी मदर को देख के स्माइल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो अटैचमेंट उसको महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हो गया डेवलपमेंटल माइलस्टोन कि ये डिलेड हो रही है, मतलब वो अपने प्रॉपर टाइम पे नहीं है। कई केसेस में क्या होगा कि वो उसकी लेवल इतनी ज़्यादा होगी कि रिकवरी में काफ़ी टाइम लग जाता है। दूसरा, इसमें अभी हम बात करें बच्चों की नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा जो देखी जाती है वो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो मसल्स हैं बच्चे के वो एक सर्टेन एज के बाद वो बनने बंद हो जाते हैं, तो वो फिज़िकली अपने आप को इतना स्टेबल नहीं हो पाता है। बच्चा धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बाउंड होने लग जाता है, उसकी डिपेंडेंसी कम हो जाती है, व्हील चेयर बाउंड तक हो जाता है। तो यहाँ पे पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, उसकी फ़िज़िकल पावर, स्ट्रेंथ, मसल फ्लेक्सिबिलिटी, उसके ऊपर काम करने के लिए। नेक्स्ट बता दें आपको, अर्ब्स पैल्सी करके प्रॉब्लम आती है न्यूबॉर्न। ड्यूरिंग डिलीवरी अगर बच्चे में कोई इंजरी हो गई, कोई नर्व कंप्रेशन हो गया, तो हो सकता है उस बच्चे की कोई पैरालिसिस हो जाए बॉडी में। तो उसके लिए अगर हम अर्ली इंटरवेंशन फिजियोथेरेपी शुरू करें तो उस बच्चे को लेटर ऑन टाइम में रिकवरी होने में बहुत आसानी होगी जी। और भी बहुत सारे आप, ये मैंने बहुत ही टिपिकल आपको बताए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि लाइक नेक पेन इन चिल्ड्रन।
अभी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि बच्चों में गर्दन के दर्द हो सकता है, बट नाउ अ डेज ड्यू टू कोविड, आफ्टर कोविड स्कूलिंग हैज़ स्टार्टेड इन ऑनलाइन मोड। सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है, मतलब हम कह खाना छोड़ के एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन राइट नाउ। तो सारा टाइम आपका पोस्चर एक बच्चे का ये हो गया है। तो मेरे क्लिनिक में, मेरे एक्सपीरियंस में 7 साल 8 साल के बच्चे तक आ रहे हैं नेक पेन के लिए। तो ये क्यों हो रहा है? उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल घट गई है और उनका सारा जो चीज़ है वो सारा फ़ोन, गैजेट्स, तो उससे क्या हो रहा है, फ़िज़िकल वेलबींग भी हैम्पर हो रहा है एंड इमोशनल वेलबींग भी हैम्पर हो रहा है। तो यहाँ पे फिर एक फिज़ियोथेरेपिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इतने छोटे बच्चों में आप बहुत सारी मेडिकेशंस नहीं दे सकते कि उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस हो जाते। तो क्या होता है, एक कंजर्वेटिव मैनेजमेंट देते हैं कि जस्ट एक तरह से जो पहले के ज़माने में घरेलू उपचार के तौर पे हमने दिया, तो अब उसको हम थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड वे में करके उसको एक प्रॉपर टेक्निक के साथ बच्चे में रिलीफ ले आते हैं। अभी और बहुत से, एक कॉन्ड्रोप्लीजिया, आई डोंट नो कितने लोगों ने सुना है इसके बारे में, बट एक कॉन्ड्रोप्लीजिया एक रेयर डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे का जो बोन होता है वो काफ़ी शॉर्ट लिमिटेड, ड्वार्फिज्म उसको बोलते हैं, मतलब बौना, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ती है, बच्चा बहुत ही उसको आप अगर छुओगे तो उसके मसल टोन नहीं होगी उसकी बिल्कुल भी सॉफ्ट, लाइक एक अनजान आदमी उसको उठाने से भी डरेगा कि अगर उसको उठाएंगे तो उसके कहीं बोन ना ब्रेक हो जाए, बहुत नाजुक। हाँ जी। तब अब वहाँ पे अगर कोई हम जनरल लेके जाते हैं तो उसको इंटरवेंशन नहीं मिल पाती है, बिकॉज़ कि इतना स्पेशलाइजेशन नहीं होता। जैसे आपने हमसे पूछा कि फिजियोथेरेपी और पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी का क्या है, तो जो पीडियाट्रिक, जैसे मैं हूँ, तो आई नो कि बच्चों की हैंडलिंग कैसे होगी, उनको हमें जो एक्सरसाइज करवानी है कि उसकी माइंड को रीड करते हुए आप उसको कैसे वो चीज़ करवाओगे, क्योंकि एक बच्चा आप उसको बोलोगे कि भाई हाथ ऊपर कर लो, वो नहीं करेगा। तो यू हैव टू गिव देम सम काइंड ऑफ एक्टिविटी सो दैट वो उसको वो मिलेगा कि वो अपनी चीज़ों को वो करे। देयर आर मेनी अदर थिंग्स लाइक फाइन मोटर की हम बात करें, बहुत बच्चों में आजकल देखा जा रहा है कि जो फिंगर ग्रिप है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि वो अपने पेंसिल को होल्ड कर सके। देयर कम्स द रोल ऑफ पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी की उनकी बहुत सारी एक्टिविटीज़, एक्सरसाइजेज होती है जिसके थ्रू उनके हैंड मूवमेंट्स पे हम काम कर सकते हैं। एंड यू विल से दैट कि अभी उसके बाद अभी जो इमर्जिंग प्रॉब्लम ऑफ द सेरेब्रल पाल्सी, जो डिलेड माइलस्टोन है, एक्चुअली पहले के टाइम पे इसको सेरेब्रल पाल्सी कहा जाता था, बट ये एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है, इसमें बड़ी सारी चीज़ें आ जाती है। तो और ये एक स्टिग्मा हो गया था कि सेरेब्रल सीपी इज़ बहुत बड़ी चीज़ है, इसको कन्वर्ट करके डिलेड माइलस्टोन में डाल दिया कि बच्चे का माइलस्टोन्स पीछे चल रहा है। तो हम जनरल इंडियन सिनेरियो में क्या होता है, सर्दी जुकाम इन सब पे हम ज़्यादा वो करते हैं, बहुत कम अभी वो हो रही है कि अवेयरनेस है कि ये फिज़िकल एंड इमोशनल बच्चे का जो वेलबींग है, जो माइलस्टोन है, वो सही टाइम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैम, आपने डेवलपमेंट माइलस्टोन्स की बहुत बार बात करी। ये जो डेवलपमेंट माइलस्टोन्स हैं, या किस उम्र में, किस पर्टिकुलर एज में क्रॉलिंग करेगा, बैठेगा, नेक स्टेबल कर सकता है, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है या इसकी कोई यस ये वेरी करता है। इसमें कोई एक पर्टिकुलर वो नहीं बोल सकते कि मतलब अगर 7 महीने का बच्चा है तो इसने बैठ ही जाना चाहिए, बट एक सर्टेन रेंज होती है कि हाँ जी 2 से 3 महीने तक में या 2 से 4 महीने तक में नेक होल्डिंग आ जानी चाहिए। अगर 4 महीने तक भी नहीं आई है तो देयर इज़ सम प्रॉब्लम, बच्चे को नीड है कि उसको कोई इंटरवेंशन चाहिए, उसको कोई स्टिमुलस चाहिए उस चीज़ को लाने के लिए। सो हाउ विल आई गेट टू नो दैट माई चाइल्ड नीड्स फिजियोथेरेपिस्ट? वो कौन से साइंस हैं? ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक तो जब बेबी पैदा होता है, ठीक है, तो अगर आपका बच्चा रोया नहीं उस टाइम पे, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट आपको सिम्टम होगा कि आपको इस चीज़ के लिए हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके बच्चे की माइलस्टोन ठीक जा रही है कि नहीं जा रही है। क्योंकि बच्चे ने अगर क्राई नहीं किया तो उसका ऑक्सीजन सप्लाई जो है ब्रेन में वो कम हो गया। अब वो जब कम हो गया ऑक्सीजन सप्लाई, तो वो किस पार्ट को अफेक्ट किया, यू डोंट नो अबाउट दैट। तो आपको धीरे धीरे वो पता लगेगा कि आपका बेबी है, आप उसको फीड करवा रहे हो या आपने गोदी में लिया उसको, लेकिन बच्चा ऐसे कर दे रहा है, नेक ड्रॉप कर दे रहा है वो,
2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, वो कर ही नहीं रहा है, आपको देख के स्माइल नहीं कर रहा है, या फादर या ग्रैंड पेरेंट कोई, जब हम छोटे बेबी को स्माइल देते हैं तो वो बच्चा भी आपको पलट के स्माइल देता है, तो वो नहीं दे रहा है। फिर तो यहाँ पे ही एक बहुत बड़ा वो है साइन कि आपका बच्चा 4 मंथ तक में भी नेक होल्डिंग नहीं कर रहा है, तो यू मस्ट कंसल्ट समबडी। जी, ठीक है। अब आगे कई लोग इसको भी वो कर जाते हैं कि नहीं अभी तो छोटा बच्चा है, हो सकता है, उनको पता ही नहीं लगता बेसिकली। फिर चलते हैं 6 महीने तक में, तो 6 महीने पहला माइलस्टोन तो यही है कि नेक होल्डिंग बच्चे में आना चाहिए, आई गेज होनी चाहिए, लाइक आई कांटेक्ट जो होता है बच्चे का, जब आपने आवाज़ लगाया या कोई साउंड प्रोड्यूस किया तो उसकी तरफ उसने अपना रिस्पॉन्स शो किया। अगर वो नहीं दे रहा है आपको रिस्पॉन्स, देयर माइट बी सम प्रॉब्लम, माइट बी हियरिंग लॉस है बच्चे को, हो सकता है बच्चे को इंटरप्रिटेशन ही नहीं आ रही है, या आइज़ में नहीं कोई प्रॉब्लम है जो वो कर नहीं पा रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको फिगर आउट करनी पड़ती है। पहला सबसे बेसिक ही, जब नेक होल्डिंग ही नहीं हुई तो सिटिंग की तो सवाल ही नहीं उठती है कि बच्चे की सिटिंग है, क्योंकि जैसे ही आप बिठाओगे तो वो गर्दन डाउन कर लेगा। मैम ये जो इश्यूज आते, कुछ फिजिकल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, जैसे कर्व्ड लेग्स हैं कुछ बच्चों की, यस, बो लेग, जी बो लेग्स, विटामिन डी डिफिशियंसी से होती। सो ये डेफिशिएंसी से हो रही हैं, ये टाइम के साथ रिवर्स हो सकती है? यस मैम, इट ऐसा नहीं है कि इसमें फिजियोथेरेपी की चाहिए ही होती है हर टाइम पे, नहीं, कई बार नहीं भी चाहिए होती है। कि जो कर्व लेग है, अगर वो एक थोड़ा सा है, लाइक 5 डिग्री समथिंग लाइक दैट, तो उसमें इतनी कोई नीड नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसको रिकेट्स बोलते हैं, ये विटामिन डी की डिफिशियंसी से होता है। तो अगर उस डिफिशियंसी को हम पूरा कर दें तो हो सकता है, क्योंकि ग्रोइंग एज होती है बच्चे की, अगर उसके पोस्चर पे ध्यान रखेंगे तो वो लेग की करेक्शंस लगभग 7-8 ईयर्स तक आते आते वो अपने आप भी हो जाती है। अगर फिर भी नहीं होती है तो देन यू नीड सम इंटरवेंशन फॉर दैट। मोटर कोऑर्डिनेशन और सेंसरी चैलेंजेस में क्या क्या इश्यूज होते हैं मैम? सेंसरी इज़ लाइक कि इन्वायरमेंट के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रही है। लाइक देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ सेंसेस, लाइक आपका टच हो गया, स्मेल हो गया, प्रोप्रियोसेप्शंस हो गया, वेस्टिबुलर हो गया। अगर हम इसको आम आदमी के भाषा में बोले तो एक बच्चा है वो गोल गोल घूम रहा है सिर्फ, तो इट मीन्स कि उसको वो सारा टाइम बच्चा तो नहीं घूमता है, बट आपका बच्चा घूम रहा है, एक सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहा है, आपका हैंड फ्लैपिंग कर रहा है हर टाइम पे, या सिर में ऐसे ऐसे कर रहा है, या पैर को ऐसे ऐसे फ्लैप कर रहा है, कोई चीज़ को देखा अग्रेशन हो जा रहा है, या कोई फैमिली मेम्बर बाहर से आया तो बहुत हाइपर हो रहा है, चीखे मार रहा है ऐसे करके। तो ये सब एक तरह से उसको सेंसरी प्रॉब्लम्स है। जैसे हमारे लिए अगर पानी की बूंद, अगर हमने टैप खोला, हमारे लिए बहुत नॉर्मल है, बट अगर किसी बच्चे को सेंसरी प्रॉब्लम है तो वो साउंड, उतनी सी साउंड भी उसके लिए बहुत हैवी होगी, वो अपने कान को बंद कर लेगा। अच्छा मैम, जैसे आपने कहा कि कुछ बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, इधर से उधर फिरते रहेंगे, और जब डॉक्टर्स को दिखाएं तो उनको लगता है कि बच्चा एक्टिव है तो अच्छी बात है, तो इसकी एनर्जी चैनलाइज नहीं हो रही है। तो ये कौन से साइंस है जो हमें पता लगे कि ये ही लास्ट स्टेप है, वी शुड कंसल्ट अ डॉक्टर? मैम ये बच्चों के साथ ये बहुत ये है ये चीज़, क्योंकि यहाँ पे इमोशनल कनेक्शन आता है पेरेंट्स का, है ना। कोई भी पेरेंट्स को फर्स्ट टाइम को एक्सेप्ट करना कि मेरे बच्चे में ये दिक्कत लग रही है, वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम इसको, यही चीज़ जो आपने कही कि ये बच्चा बहुत हाइप, मतलब बहुत एनर्जी है, बड़ा एक्टिव बच्चा है ऐसे करके, तो एक्टिव होना एक अलग चीज़ है, बट एक टास्क ओरिएंटेड एक्टिव होना अलग चीज़ है। एक आप एक रैंडम एक्टिव हो, कुछ भी करे जा रहे हो, बट एक एक्टिव हो कोई पर्पस के लिए। अगर बच्चे को हमने खेलने में डाला है तो उसकी सीक्वेंसिंग वो फॉलो कर रहा है, वो खेल रहा है, बैट बॉल खेल रहा है, भाग भाग के खेल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, वो पूरा एक्टिव है। बट अगर 6 लोग खेल रहे हैं, वो अपने आप में ही सिर्फ उछल कूद कर रहा है और किसी की नहीं सुन रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, तो ये आपके लिए साइन एंड सिम्टम है कि आपका बच्चा सोशल इंटरेक्शन नहीं कर रहा है। तो ट्रीटमेंट की बात करते हैं मैम, फिजियोथेरेपी में बच्चों के लिए कौन सी टेक्निक्स या थेरेपी यूज़ की जाती है?
मैम जो फिज़िकल डेवलपमेंट्स, जो फिज़िकल प्रॉब्लम है, जैसे डिपेंड करता है कि बच्चे को प्रॉब्लम किस तरीके की है। अगर हम डिलेड माइलस्टोन की बात करें कि अगर हमारे पास वही 3-4 मंथ्स का बेबी आया, वो नेक होल्डिंग नहीं कर रहा है, तो उसके हम मसल्स को चेक करेंगे पहले कि उसके मसल्स कहीं स्टिफ तो नहीं है, उसका रिफ्लेक्सेस कैसे कैसे हैं, ठीक है, उसका कोई आई कंटैक्ट बना पा रहा है कि नहीं, हियरिंग तो नहीं है, क्योंकि कमांड सुनने के लिए जो आप बोल रहे हो उसको जा रही है कि नहीं जा रही है। तो देयर आर वेरियस एक्सरसाइजेज, वेरियस थेरेपीज़ जो कि हम उनको दे सकते हैं। फर्स्ट सबसे पहले हमारा आता है इसमें आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज आ जाएगी, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज आ जाएगी, पोस्चरल एक्सरसाइजेज आ जाएगी, वेट बेयरिंग आ जाएगी एक्सरसाइजेज कि आप डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स पे वेट डलवा रहे हो, आप उसको एक स्टिमुलस दे रहे हो। मतलब एक होता है नेचुरल आना, बट यहाँ पे नेचुरल नहीं आया है, तो आप उनको वो इनपुट्स प्रोवाइड कर रहे हो ताकि ब्रेन जो है वो लर्न करे, एक न्यूरोप्लास्टिसिटी की रास्ते को फॉलो करे और वो इंटरप्रिटेशन अपने ब्रेन में बना ले और वो बच्चा अपना चीज़ को देखने के लिए नेक ऑटोमेटिकली ऊपर उठाए। आपने उसको, जैसे हम जो एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो है कि एक हम जिम बॉल यूज़ करते हैं, उसमें बच्चे को प्रोन, उल्टा, मतलब प्रोन का मीनिंग होता है पेट के बल लेटाते हैं, टमी टाइम जिसको बोलते हैं। जब आपने प्रोन पे दे दिया तो आपने उसके स्पाइन का जो मसल्स होते हैं वहाँ से स्टिमुलस देना शुरू करते हो। जैसे आपने उसने टैपिंग किया, तो अगर थोड़ी भी ब्रेन में मतलब इंजरी बहुत ज़्यादा नहीं है और वो है, एक्टिवनेस है, तो बेबी थोड़ा ना थोड़ा नेक अप करना शुरू करेगा ही करेगा वो चीज़। फिर आगे से अब क्या हो गया, आपने पीछे से स्टिमुलस दिया, आगे से हम विजुअल स्टिमुलस देंगे। कोई टॉय हो जाएगा या कोई चीज़ हो जाएगी, उसको सामने से दिखाएंगे, या रैटल जो आवाज़ निकालते हैं, मान लो विजुअली इम्पेयर्ड है बच्चा, तो सुन तो सकता है वो, तो किस डायरेक्शन में सुन रहा है उसके हिसाब से उनको हम देंगे, तो वो नेक होल्डिंग हो गई। अब ये एक बेस लाइन हो गया। अब इसको हम अलग अलग फॉर्म्स में इसको करवाएंगे। सो आखिरी सवाल मैम, पेरेंट्स के या बच्चों के भी ऐसे कौन से लाइफस्टाइल इश्यूज हैं जो एग्जैजरेट कर सकते हैं ये प्रॉब्लम? मैम रियल टाइम सिनेरियो ये है जो मेरी एक्सपीरियंस कहती है, मदर्स शुड बी लिटिल मोर कॉन्शियस अबाउट देयर चिल्ड्रन, होना चाहिए उनको बच्चों के लिए। दूसरा, जो उनकी डिलीवरी टाइम है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का जो टाइम है, उस टाइम पे अपना ध्यान रखें वो, ताकि आपके बच्चों में कोई वो जो एंटीनेटल प्रॉब्लम्स है वो ना आए। दूसरा ये कि बच्चों को हर चीज़ की, अब जैसे फिज़िकल आपके हाथ में नहीं है, वो हो गया, ब्रेन इंजरी हो गया, वो आपके हाथ में नहीं है, बट जो बिहेवियरल इश्यूज आजकल आ रहे हैं, जो हम बात करें ADHD, ऑटिज़म और बहुत सारी, इसमें कुछ हद तक जो है आपके पेरेंटिंग जो आपकी आजकल की हो गई है वो इम्पैक्ट कर रही है। मतलब आप बच्चे को कोई चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझने ही नहीं दे रहे हो। मतलब एवरीथिंग हैज़ अ इम्पोर्टेंस। एक नॉर्मल रूटीन और एक ओवर पैम्पर्डनेस, आजकल ये ओवर पैम्पर्डनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, उस पे ध्यान देना चाहिए। डेफिनेटली उस पे ध्यान देना, एंड फूड आइटम्स पे। जी सर, सो थैंक यू सो मच फॉर योर व्यूज़ मैम। थैंक यू। सेहत से जुड़ी ज़रूरी जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डाउनलोड आवर ऐप। थैंक यू।